नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में जिन जिन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें होगा सबसे पहली बात तो उत्तराखंड में जो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। कौन कौन से वो राज्य हैं जिन राज्य के लोगों को अगर उत्तराखंड आना है तो उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उस खबर पर आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा बात करेंगे सहकारिता बैंक जो गड़बड़ी सामने आई थी सहकारिता बैंक भर्ती मामले में, उस मामले में SIT की जांच की बात कही जा रही है। क्या क्या उसमें अपडेट रहेगा उस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किस तरह से कोरोना का खतरा उत्तराखंड में लगातार तेजी के साथ फैल रहा है, नए मामले क्या हैं। और एक और खबर में बात करेंगे हरिद्वार का कौन सा वो आश्रम था जहां पर 32 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने मिले हैं। इसके बाद मेला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके अलावा बात करेंगे आज के टॉप 5 में सल्ट उपचुनाव की। सल्ट उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों समेत 5 और लोगों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस पर भी आपको अपडेट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई मुश्किलें। 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। एयरपोर्ट, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बढ़ेगी जांच। सहकारिता बैंक भर्ती मामले में होगी SIT जांच। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बोले, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। गड़बड़ी के आरोपों के बाद स्थगित हुई थी भर्ती। सल्ट उपचुनाव में नामांकन के आखिरी दिन 5 लोगों ने भरे पर्चे। बीजेपी से महेश जिना तो कांग्रेस से गंगा पंचोली ने किया नामांकन। हरिद्वार के गीता कुटीर में 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। मेला प्रशासन हुआ सतर्क। कई संतों को लगाई जाएगी वैक्सीन। और पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 128 नए मामले। प्रदेश में 1 लाख के पार पहुंचे कुल केस। करीब 1700 लोगों की मौत। तो सबसे पहली खबर में बात करेंगे कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनसे सरकार चिंतित है। और सरकार चिंतित होने के बाद जो नई गाइडलाइन सामने आई है उस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल एक ऑनलाइन बैठक ली थी, वो खबर हम आपको कल भी बता चुके थे। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए थे कि जो भी जिन राज्यों में कोरोना अधिक संक्रमित हो रहा है वहां से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अब कोरोना रिपोर्ट लानी होगी, नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी जाए। शाम होते होते वो गाइडलाइन जारी हुई। उस गाइडलाइन में कई तरह की बातें कही गई हैं। उन राज्यों के नाम बताए गए हैं जिन राज्यों में अधिक संक्रमण है और वहां से अगर कोई उत्तराखंड आता है तो उसे अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कौन कौन से वो राज्य हैं पहले उस पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, ये वो राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमण काफी अधिक तेजी के साथ फैला है। और यहां से अगर कोई उत्तराखंड आता है तो उसे अपने साथ अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। अगर वो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जरा याद कीजिए आज से 1 साल पहले की जो स्थितियां थी, लगभग वही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि तब भी जब लॉकडाउन था तब भी इसी तरह के नियम थे। बाहर से अगर कोई आता है तो उसे कोरोना रिपोर्ट अपने साथ लानी होगी, पंजीकरण करवाना होगा। लेकिन इस बार कोरोना रिपोर्ट को इन 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वो कोरोना रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो गाइडलाइन नई जारी की गई है उसमें कई तरह की बातें कही गई है। उसमें कहा गया कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन, इन तीनों जगहों पर जो भी बाहर से लोग आते हैं वहां पर जांच की जाएगी, वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर अतिरिक्त रूप से तैनात की जाएंगी। इसके अलावा इस गाइडलाइन में जो एक और बात कही गई है वो ये कि जो जैसे बस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए और एयरपोर्ट्स हो गए, यहाँ पर अतिरिक्त चेकिंग चलाई जाएगी। रैंडम सैंपलिंग एक बार फिर से यहाँ पर उसका दौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेजी के साथ पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले उत्तराखंड में बढ़े हैं। इसके अलावा ये कहा गया है इस गाइडलाइन में कि जो 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आना जाना कम करें। उनको सलाह दी गई है कि वो आने जाने से परहेज करें। उत्तराखंड अगर वो आना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए न आएं, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी के साथ फैल रहा है। इसके अलावा भी क्योंकि 4 धाम यात्रा होनी है, कुंभ होना है, इन तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं और ये तमाम बातें इस गाइडलाइन में कही गई हैं। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि अगर कोई उत्तराखंड का व्यक्ति इन राज्यों में जाता है और वहां से वापस आता है तो उसे भी जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे मास्क पहनना पड़ेगा, 2 गज की दूरी का पालन करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की जो ये जो गाइडलाइन
गाइडलाइन है, इसका कोई अगर पालन नहीं करता है तो उस पर महामारी एक्ट के तहत जैसे पहले मुकदमे दर्ज होते थे वैसे ही अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। तो यानी कि गाइडलाइन साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार ने एक और जारी कर दी है, जिसमें यह कहा गया कि उत्तराखंड के बाहर से जिन राज्यों में अधिक संक्रमण है, 12 राज्यों की वो सूची है जो मैंने आपको नाम बताए, उन राज्यों से कोई उत्तराखंड आता है तो उसे अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी उत्तराखंड आने के लिए। अगर नहीं होती है तो फिर उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं सहकारिता बैंक भर्ती के बारे में। सहकारिता बैंक भर्ती कुछ समय पहले गड़बड़ी के आरोपों के चलते स्थगित हो गई थी। इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। कई अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। कई जगहों पर जो फिजिकल टेस्ट हैं वो हो चुके थे। उसके बाद बाकी की प्रोसेस चल रही थी, लेकिन गड़बड़ी के आरोप लगे, विधायकों ने शिकायत की, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया। अब इस भर्ती में एक नया अपडेट आया है जो कि बड़ा अपडेट है। सहकारिता बैंक में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया था उसकी अब एसआईटी जांच होगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस जांच के निर्देश दिए हैं। पहले इस मामले में विभागीय जांच हुई थी और उस विभागीय जांच में गड़बड़ी के जो आरोप थे उनकी पुष्टि हो चुकी थी। अब विस्तृत रूप से इसकी जांच करने को कहा गया है। एसआईटी इसकी जांच करेगी और एसआईटी की जांच में धन सिंह रावत ने यह भी कहा है कि एसआईटी की जांच होने के बाद अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो जिन लोगों पर यह आरोप सिद्ध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये पूरा मामला 4 साल पहले शुरू हुआ था, जब 4 साल पहले हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सहकारिता बैंकों में भर्ती शुरू हुई थी और उसके बाद पिछले कुछ महीनों में पूरे राज्य में ये भर्ती चल रही थी और गड़बड़ी के जो आरोप थे वो हरिद्वार से सामने आए थे। हरिद्वार ग्रामीण के विधायक यतीश्वरानंद ने इस पर आरोप लगाए थे कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो तब जाकर के इस भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, विभागीय जांच हुई थी। और अब जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, और वहां पर जो गड़बड़ी हुई थी उस पर उनका कहना यह है कि इसके एसआईटी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। एसआईटी जांच के बाद जो भी आरोपी होगा, दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए अब बात करेंगे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव की। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आखिरी समय में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। बीजेपी से महेश जीना, कांग्रेस से गंगा पंचोली। उसके बाद नामांकन के आखिरी दिन यानी कि मंगलवार को कल कुल बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों समेत 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें 2 एक बीजेपी के, कांग्रेस के और 3 अन्य प्रत्याशी हैं। अब इस तरह से कुल मिलाकर के 8 प्रत्याशियों ने सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए अभी तक अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 3 अप्रैल तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, डेडलाइन है। उसके बाद यह स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कितने प्रत्याशी सल्ट के इस चुनावी मैदान में हैं। लेकिन फिलहाल कल 5 मिलाकर के कुल 8 प्रत्याशी अभी तक नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बीजेपी से महेश जीना ने भी कल नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, मंत्री रहे। तो वहीं कांग्रेस से गंगा पंचोली ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ भी तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। दोनों ने ही जुलूस निकाल करके अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अब 3 तारीख तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और उसके बाद जो नाम बचते हैं वो फाइनल नाम होंगे जो कि सल्ट के चुनावी मैदान में होंगे। तो आपको ये भी बता देते हैं कि किस ने नामांकन पत्र वहां से दाखिल किया है। बीजेपी से महेश जीना, कांग्रेस से गंगा पंचोली, इसके अलावा यूकेडी से मोहन उपाध्याय और पान सिंह रावत। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जगदीश चंद्र ने अपने नामांकन पत्र वहां पर भरे हैं। सर्वजन स्वराज पार्टी से शिव सिंह रावत, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह कंडारी और पीपीआई डेमोक्रेटिक से नंद किशोर इससे पहले अपना नामांकन पत्र वहां पर दाखिल कर चुके हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी जब कल पहुंचे तो जुलूस के साथ पहुंचे, कांग्रेस के प्रत्याशी भी जुलूस के साथ वहां पर पहुंचे और अपना नामांकन पत्र उन्होंने भी दाखिल किया है। तो कुल 8 प्रत्याशी अभी तक है। 3 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन कौन चुनाव सल्ट से लड़ रहा है। पिछले चुनाव में गंगा पंचोली मात्र 2900 वोट से हारी थी और इस बार क्या वो टक्कर दे पाएंगी, क्या वो सीट निकाल पाएंगी या फिर बीजेपी इस सीट को बचा लेगी, ये बात की बात। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में महाकुंभ कल से शुरू हो जाएगा। आज रात से जो तमाम एसओपी हैं, गाइडलाइन है, वो हरिद्वार के लिए लागू हो जाएंगी। हरिद्वार जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट कुंभ क्षेत्र में आवश्यक है। लेकिन इसी बीच इससे पहले की जो खबर है वो थोड़ी चिंता भी बढ़ाती है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के मामले भी काफी तेजी से सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में। एक बार फिर से हरिद्वार में गीता कुटीर आश्रम में करीब 32 साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 32 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मेला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। उसके बाद
फौरन तेजी से तमाम जगहों पर जो सैंपलिंग है, टेस्टिंग है, उसका काम तेज कर दिया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो साधु संत हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको टीका लगाने का काम भी तेज गति के साथ चलेगा, यानी कि टीकाकरण भी वहां पर तेजी के साथ होगा। तो हरिद्वार श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, काफी श्रद्धालु वहां पर पहुंच भी चुके हैं। ऐसे में गीता कुटीर में 32 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से एक बार फिर से हड़कंप वहां पर मच गया। और जो मेला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं अर्जुन सिंह सेंगर, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 100 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उन्होंने अतिरिक्त 100 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवेदन किया है। ये वॉलंटरी रूप से कुंभ मेला क्षेत्र में भेजे जाएंगे। और उन्होंने सभी जो होटल और धर्मशाला के संचालक हैं, जो निजी हैं या फिर कोई धर्मशाला का है, उनसे भी उन्होंने अनुरोध किया है कि जो भी यात्री या फिर जो भी श्रद्धालु उनके होटल में, उनके आश्रम में ठहर रहे हैं, उन पर निगरानी रखें, उनकी मॉनिटरिंग करें। अगर किसी में थोड़े से भी लक्षण दिखाई देते हैं तो मेला प्रशासन को इस मामले में सूचित किया जाए, ताकि वक्त रहते सैंपलिंग हो सके और वक्त रहते उन लोगों की पहचान हो सके। तो मेला प्रशासन ने उसके बाद लगातार टीकाकरण का अभियान भी तेज किया है। कई साधु संतों को टीका लगाया जा रहा है कोविड-19 का। और इसके अलावा जो ऋषिकुल वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहां पर भी भारी संख्या में टीकाकरण किया जा रहा है। वहां पर भी लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं, जो साधु संत हैं और जो लोग श्रद्धालु वहां पर आए हैं वो भी। तो ये मेला प्रशासन के लिए एक चिंताजनक बात भी थी। 32 कोरोना पॉजिटिव एक आश्रम से मिले हैं और कुंभ कल से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सख्ती बेहद आवश्यक है और सतर्कता बेहद आवश्यक है। चलिए, तो अब बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए हैं। यानी कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप डाटा देखें तो 100 के पार मामले लगभग हर दिन सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 128 नए मामले सामने आए। जो कोरोना के चलते मौतें हुई हैं तो 2 नई मौतें दर्ज की गई हैं पिछले 24 घंटों में। और जो रिकवरी हुई है पिछले 24 घंटों में 147 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में, उत्तराखंड में कुल एक्टिव केस 1696 एक्टिव केस अभी भी उत्तराखंड में मौजूद है। और जो कोविड-19 का आंकड़ा है वो 1 लाख को पार कर गया है। यानी कि उत्तराखंड में अभी तक कुल जो कोविड-19 के केस मिले हैं वो 1 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। और इसमें से करीब 1696 अभी भी एक्टिव केस है। अगर हम जिले वाइज बात करें तो पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले देहरादून में दर्ज किए गए। देहरादून में 48 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि हरिद्वार जहां पर कुंभ है वहां पर 20 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा नैनीताल में 12 नए मामले दर्ज किए गए, पौड़ी में 9, उधम सिंह नगर में 22, उत्तरकाशी में 7, अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 2, चमोली में 5 नए मामले दर्ज किए गए। यानी कि ये जो एक बार फिर से नया अपडेट सामने आया है ये भी ठीक उसी तरह का है जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 128 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। और ये आंकड़ा जो अब पहुंच चुका है ये 1 लाख को पार कर चुका है। 1,118 कोरोना के कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ ही, क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि मिनी और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, तो उसके साथ ही 3 जो कंटेनमेंट जोन, एक मसूरी में, एक देहरादून में और एक ऋषिकेश में बना है। और इसके अलावा एक टिहरी जिले के लिए भी कंटेनमेंट जोन देर शाम को एक नया बनाया गया है। तो इन कंटेनमेंट जोन में सतर्कता बरती जा रही है। और जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी कोशिश यही है कि तमाम तरह की जो गाइडलाइन आपके सामने रखी गई है, जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, वो इसलिए ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी के साथ ना फैले, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए। और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हर जगह पर कमेंट करके अपनी राय रखिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर और वेबसाइट पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए संवाद 365 को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।